हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडबर्ग फार्मूले के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड उसके बाद हिजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले जल्दी से कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि डिस्कस करना था। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेट the frequency of last line of the Lyman series in hydrogen spectrum तो देखो क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन। लेकिन हमने फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था, 1/λ करके पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, तो क्योंकि अगर हमको 1/λ मिल गया तो हमको एक रिलेशन और पता है। अगर हमको लैम्डा मिल जाता है तो सी फ्रीक्वेंसी बराबर C/λ, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। चलो, लेकिन अभी तो हमको सबसे पहले समझना है कि लास्ट लाइन का मतलब क्या है। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन लिखा हो, लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन, तो N1 क्या होगा लाइमन के लिए, लाइमन N1 तो 1 होगा और N2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग लास्ट लाइन मतलब कितनी लास्ट लाइन कौन सी होगी, इन्फिनिटी पर जाकर, तो N2 इधर इन्फिनिटी लेंगे सिंपली हम। ये बात हमको पता है। अब बस सिंपली फार्मूला लगा दो, RH Z² 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो RH Z² 1/N² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, 0 रहेगा। तो इधर से आएगा 1/λ कितना निकल के आएगा RH, और Z को सिंपली 1 का स्क्वायर रख दो। 1/λ निकल के आया RH, लेकिन हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर C/λ। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू रख दो RH, 1/λ की RH, ये क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। इससे ये कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन RH सेकेंड इनवर्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो RH की वैल्यू 109, RH की क्या वैल्यू है 109,677। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मेट पर रखना है तुमको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हो गया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं पिछले वीडियोस में, तो जाके जरूर देखें, जरूर। कैलकुलेट द वेव नंबर, ओह शिट, वेव नंबर पूछा है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द longest wavelength transition
in the Balmer series, in the Balmer series of atomic hydrogen. चलो क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाँ, सबसे पहले तो वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर का फॉर्मूला 1/λ को ही वेव नंबर बोलते हैं, RH/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है और बाल्मर सीरीज के लिए पूछा है। तो देखो इसको सबसे पहले इस तरह लिखो, RH/z² n1² n2² माइनस n1²। तो ये फर्दर ये चीज क्या है, ये सिंपली ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन। अब उसमें पूछा है कि वेव नंबर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, तब ट्रांजिशन का छोटा होगा। अरे भैया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, वेवलेंथ और ट्रांजिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ट्रांजिशन बामर सीरीज के लिए n1 कितना आएगा, लाइमन बाल्मर 2, n2 कितना होगा, n2 पता करना है हमको। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोली है उसने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, तब ट्रांजिशन मिनिमम होगा। तो 2 से n2 कहाँ तक जा सकता है, 3 तक जाएगा, यही है मिनिमम ट्रांजिशन। फिर 4, 5, 6 ये तो बढ़ते ही जाएंगे ना ट्रांजिशन। मिनिमम ट्रांजिशन चाहिए हमको, तो मिनिमम ट्रांजिशन लाने, मैक्सिमम वेवलेंथ लाना है तो मिनिमम ट्रांजिशन रखना पड़ेगा। बस रख दो, RH और Z² कितना है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन दिया है 1²। n2 कितना है, 3 3 9 माइनस 1 है, 2 2 4 और 9 × 4 9 चौको 36 5/36 1/λ निकला है, RH 5/36। यही हमारा क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। यही हमारा क्या है, आंसर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, ट्रांजिशन जब कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ लाना है तो ट्रांजिशन मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ट्रांजिशन और वेवलेंथ का। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुमको समझ आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। वीडियो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन in the Balmer series of atomic hydrogen। देखो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अभी उधर लॉन्गेस्ट पूछा था, इधर शॉर्टेस्ट। बामर सीरीज है तो n1 तो कितना होगा, लाइमन के बाद बाल्मर आता है, बाल्मर n1 बाल्मर का कितना होता है, 2 होता है। याद करना है, वो सीरीज याद करना है। और n2 क्या होगा, देखो वेवलेंथ और ट्रांजिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, मतलब ट्रांजिशन हमको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। ट्रांजिशन क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम।
मैक्सिमम होगा क्या, इन्फिनाइट तक यही होगा सबसे मैक्सिमम। बिल्कुल सही है। 1/λ बराबर RH जेड का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। RH की वैल्यू RH रख दो, इधर 1 का स्क्वायर रख दो, 1/N1 कितना है 4 और -1/∞। तो 1/λ वेव नंबर, 1/λ ही को तो वेव नंबर बोलते हैं, 1/λ यही तो होगा वेव नंबर। तो हमारा निकल के आया RH/4 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर। ठीक है, आई थिंक अब तुमको रेडबर्ग फॉर्मूले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। पहला, वैन लिखो, पहले लिख लो फिर मैं बता दूंगा। वैन ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैविंग mass m and moving with a velocity v, then wavelength associated with it, then wavelength associated with it is called de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis। जैसे इसने एक फॉर्मूला दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, लैम्डा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का H/mb, यह सिंपली H/mb, यह सिंपली लिख सकते हैं H/p। mb बेसिकली मोमेंटम ही तो होता है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो, घूर घूर के देखो। तो क्या बोर ने बता पाया था कि पार्टिकल हैव डुअल नेचर, मतलब इसने बताया। देखो वेवलेंथ, ये क्या वेव नेचर तो दिखा रही है, mb क्या दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर। तो मतलब इसने प्रूफ किया था, इसने बताया था मतलब कि पार्टिकल और वेव नेचर, पार्टिकल के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। ठीक है, मैटर के पास। तो लैम्डा क्या होता है, इसकी एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। और h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है, वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, एक इक्वेशन होती है E बराबर mc², ये तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी, और दूसरी तुमने पढ़ी है E बराबर hc/λ, hc/λ। ये दो इक्वेशन तुमने पढ़ी हैं। अब सिंपली इन दोनों को, एनर्जी बराबर mc² है, एनर्जी बराबर hc/λ है, mc² बराबर hc/λ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, ये है सेकेंड, 1 to इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल c से c कट गया, तो लैम्डा बराबर H/mc आया। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। हर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती, तो इसकी जगह मैं H/लैम्डा बराबर H/m भी लिख सकता हूँ, c की जगह v लिख सकता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट, हर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी चल सकता है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन था, आना चाहिए, नहीं आता है वेल एंड गुड, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है, तो अब कुछ नोट्स लिखवाने जा रहा हूँ, नोट्स। आज का लेक्चर थोड़ी हल्का सा स्पीड में चल सकता है, क्योंकि आज काफ़ी कुछ पढ़ना है हमको, है। तो अब क्या देखें, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। नोट लिखो, नोट, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। टू को उधर दिया, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर। अब इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इधर से टू काइनेटिक एनर्जी, इस एम को इधर लिया एम, और इधर हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और एम बी को अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा टू एम काइनेटिक एनर्जी, इतना आया। और एम बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बताओ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है लैम्डा बराबर, जस्ट अभी पढ़ा, एच अपॉन एम बी पढ़ा है। एम बी की जगह बस इतना ये रख दो, लैम्डा बराबर, ये फॉर्मूला आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम बी की जगह टू एम काइनेटिक एनर्जी रख दो, ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए। डेरिवेशन स्किप कर सकते हो तुम, डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो, इतनी हेडिंग लगा के डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा नोट, एक और नोट लिखवा रहा हूँ। वैन, दूसरा नोट, वैन ए चार्ज पार्टिकल, वैन ए चार्ज पार्टिकल having charge q is accelerated मतलब उसको एक्सेलरेट कराएंगे बाय अप्लाइंग वोल्टेज, बाय अप्लाइंग वोल्टेज V, वोल्टेज V लगाया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ोगे आता है Q इंटू वी, Q इंटू वी। तो देखो अभी जस्ट फॉर्मूला एक हमने ड्राइव किया था, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, नहीं, एच अपॉन टू एम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन टू एम क्यू वी, ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे। और फॉर इलेक्ट्रॉन एक फार्मूला और याद रख लो, 12.25 अपॉन रूट बी, ये फॉर्मूला और याद रख लेना। डायरेक्ट वेवलेंथ निकलेगी इधर से, इलेक्ट्रॉन दिया हो, पूछा गया है ये मैंने मतलब सॉल्व करके, मतलब इस सब में वैल्यू रख के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो मैंने ये निकाला है, ये एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये तुमको आना चाहिए, ये फार्मूला डायरेक्ट आना चाहिए। मतलब वैसे तो तुम इसी फार्मूले से काम कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू मतलब वैल्यू रख के सॉल्व करके एक सिंप्लीफाइड फार्मूला निकाल दिया। अब वोल्टेज डायरेक्ट रूट में रखना, आंसर पाना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। अब सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट और देखो, सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, सरकमफेरेंस
ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये क्या है? सर्किल अच्छे से बनाया जाए। आज कलाकारी करेंगे सर्किल। वाह, यस, एकदम गोल है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को इसके ना वेव नेचर माना है। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। बेसिकली वेव नेचर है, तो ये किस तरह चलेगा? इस तरह चलेगा। और अच्छे से बनाओ। आज कलाकारी ही करनी है। अरे हाँ, अब सही है। अब इधर इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव नेचर है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, झूमता हुआ जाएगा। ओह शिट। हाँ ठीक है। क्रेस्ट से क्रेस्ट एक वेवलेंथ, क्रेस्ट से क्रेस्ट एक वेवलेंथ, क्रेस्ट से क्रेस्ट एक तीसरी वेवलेंथ, क्रेस्ट से क्रेस्ट एक वेवलेंथ। तो देखो अभी इसकी सरकमफेरेंस 2πr लिखेंगे तो कितना 4 लैम्डा आ रहा है, या 4 लैम्डा, 4 लैम्डा। इस सर्किल एक सरकमफेरेंस में कितने लैम्डा आ रहे हैं? 4 लैम्डा। फॉर एन ऑर्बिटल के लिए, एन फॉर एन ऑर्बिटल के लिए अगर निकालें तो 2πr एन लैम्डा लिख सकता हूँ। 2πr। अभी तो इसमें 4 लैम्डा बने हैं, मे बी इसमें 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, 7 भी, इन्फिनाइट भी मतलब जितने बनाना चाहो उतने। फॉर एन नंबर एन लैम्डा ये लिख सकता हूँ 2π इज इक्वल टू एन लैम्डा। देखो इधर से पता बोहर की एक जो बोहर एक चीज प्रूफ नहीं कर पाया था, उधर इधर से निकल आएगा। तो देखो लैम्डा बराबर क्या होता है? H/m/b। ये बोहर ने बताया है, अरे इसने डी ब्रोगली ने प्रूव करके दिया था एक चीज, वही बता रहा हूँ। 2πr n लैम्डा की जगह ये रख दो H/mb। अब मैं mb को इधर ले जा रहा हूँ, mbr nh, और इस 2π को नीचे लिया, 2π एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ये बोहर प्रूव नहीं कर पाया था, देखो डी ब्रोगली ने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, डी ब्रोगली ने इसको प्रूव करके बताया है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर आ रहा है। बोहर से पूछा था तो बोहर भाग गया था, एक कमरे में छिप गया था और बोल रहा था मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो कोई। तो एक्चुअली इसने ये बात बता दी थी। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं डी ब्रोगली पर, फिर देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। आज थोड़ी सी स्पीड, हल्की सी स्पीड ज़्यादा लगेगी तुमको, क्योंकि आज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैं सोच रहा कवर हो जाए, फिर कल से क्वांटम नंबर वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं। NCERT का क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं। ये पार्टिकल A and B in motion if the wavelength associated with the particle A is 5 into 10⁻⁸ meter. Calculate the wavelength of particle B if its momentum is half of a। तो देखो भाई क्या हो रहा है, तो देखो
इसने क्या बोला है, पार्टिकल ए कैलकुलेट, पूरा लिख लो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए की दी है, बी की पूछी है, और इसने एक डाटा दिया है ए, इफ इट्स मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए का हाफ होगा, और वेवलेंथ ऑफ ए दे दी है कितनी, 5 × 10⁻⁸ मीटर, वेवलेंथ ऑफ बी पूछा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, नीट में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ ऑफ ए अपॉन वेवलेंथ ऑफ बी, वेवलेंथ एच अपॉन पी लिख सकते हो, एच अपॉन पी ए, एच अपॉन पी बी, एच से एच कट जाएगा, पी इधर से पी बी अपॉन पी ए कितना निकल के आया, पी बी अपॉन पी ए 1/2, पी बी अपॉन पी ए कितना रख दो तुम, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी बराबर पी बी अपॉन पी ए कितना है 1/2। हमको लैम्डा बी फाइंड करना है, लैम्डा ऑफ बी, वेवलेंथ ऑफ बी, तो 2 इंटू वेवलेंथ ऑफ ए, 2 इंटू वेवलेंथ ऑफ ए कितनी है 5 × 10⁻⁸ मीटर है, 5 दूनी 10, तो इधर से 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। आंसर है ये, आंसर है बिल्कुल। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली कैमरा पता नहीं खुद ब खुद बंद हो जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मतलब प्रोबेबिलिटी है इसको पूछे जाने की। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लो। एनसीईआरटी, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 × 10⁻31 kg if its kinetic energy is 3.0 10⁻⁻2 joule. Calculate the wavelength. वेवलेंथ पूछा है, क्या क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी दे दी है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इसका, लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ, कुछ भी नहीं करना। एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है 3.0 10⁻⁻2। यही हमारा क्या है आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। वेवलेंथ ही पूछा है। ठीक है, हाँ तुमको फॉर्मूले में पुट करनी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है एनटीए, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी से खोज कर क्वेश्चन लाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए और परोसे जा रहे हैं। सिर्फ तुमको उनको खाना है, हलवा बना के दिया जा रहा है। देखो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्या पूछा है, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit, is given that Bohr orbit
ए नॉट 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में दिया है, इसका ऑप्शन क्या है 211.6 पिकोमीटर। बी ऑप्शन क्या है 211.6 पिकोमीटर, 2116 पाई पिकोमीटर। सी ऑप्शन क्या है 52.9 पाई पिकोमीटर। डी ऑप्शन 105.9 पिकोमीटर। अब तुमको क्या बोला है उसने, हाइड्रोजन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है सेकंड बोर ऑर्बिट में। तो देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एन वेवलेंथ आई है, मैंने सर्कल बनाया था, सरकमफेरेंस में एन वेवलेंथ है, लेकिन इसने बोल दिया 2 सेकंड बोर ऑर्बिट, मतलब एन इसने बता दिया है 2 है, और वेवलेंथ हमको बताना है 2 पाई। आर का फॉर्मूला 0.529 हम लिखते थे तब एंगस्ट्रॉम में। अब हम पिकोमीटर में इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब हमने पिकोमीटर में लिखा है क्योंकि डाटा पिकोमीटर का गिवन है, ठीक है, इसलिए हमने पिकोमीटर का लिखा है। 2 से 2 कट गया, एन स्क्वायर कितना होगा 2 ही रखेंगे हम, इधर कितना रखेंगे 2, तो 529.9 इंटू 4 अपॉन जेड कितना है, हाइड्रोजन है तो बस 1 रख दो, हाइड्रोजन है तो 1 रख दो, लैम्डा हम फाइंड करेंगे। 9 4 जा 9 को 36, 4 दूनी 9 10 11, 5 को 20 21, 2.66। अरे यार पाई भी रह गया इधर, पाई। ये हमारा वेवलेंथ पिकोमीटर में निकल रहा है। सी और बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कैसा लगा अच्छा क्वेश्चन था। इधर बस रेडियस का फॉर्मूला 0.05252.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाला फॉर्मूला लगाना है पिकोमीटर में। एंगस्ट्रॉम वाला तो सबको याद रहता है, पिकोमीटर वाला ये वाला याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पिकोमीटर पे एक दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट पिकोमीटर यूनिट दी थी, तो पिकोमीटर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वरना कन्वर्ट करते रहो, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेव मेड बाय ए बोहर इलेक्ट्रॉन in one complete revolution in its third orbit। तो मैं एक डायरेक्ट एक लाइन लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बराबर n होगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ वेव्स पूछा है बोर ऑर्बिट में इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इज थर्ड ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट के लिए n, थर्ड ऑर्बिट है 3 आंसर, डायरेक्ट आंसर। लेकिन इसका प्रूफ जरूरी नहीं है यार, मतलब सीधे याद रखो नंबर ऑफ मेड बाय nth ऑर्बिट n, प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्रूफ में कहो तो यार कर दूं 2 पाई आर, चलो कर दूं, क्या कर दूं 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह 2 पाई आर अपॉन लैम्डा ये लिख सकता हूँ, और लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम बी, इसको इस जगह रखो।
तो n बराबर 2πr h/mb। और हमने एक और पढ़ा था एम बी आर बराबर एन लेमडा। एम बी को हम लिख सकते हैं एन लेमडा अपॉन आर है, यही लिख सकते हैं। नहीं, एम बी आर एन लेमडा क्यों, एन एच अपॉन 2π। एम बी आर 2πr एन लेमडा होता है, एम बी आर होता है एन एच अपॉन 2π। तो एम बी इधर से क्या निकलेगा, एन एच 2πr। तो एम बी की जगह बस इसको रख दो, एन बराबर क्या होगा 2πr इंटू एम बी। एम बी की जगह वैल्यू रखो एन एच, इसको एन एच 2πr और इधर एच रहेगा, एच से एच कट गया, 2π से 2πr कट जाएगा, एन बराबर एन निकल आया। और एन बराबर कितना है, 3 गिवन है, 3 गिवन है, बस 3 रख दो इधर। एन बराबर कितना निकल के आया, 3। ठीक है, इधर 3 है, एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2/3। ठीक है, तो एन कितना निकल के आया, 3। सीधा एक लाइन याद रखो, मैं तो बोलता हूँ कोई प्रूफ ये कुछ नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला, इसको मैं खुद बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अरे यार एक लाइन है, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एनएथ ऑर्बिट एन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्यारे से एक नन्हे से चैप्टर, मतलब डी ब्रोगली हमने टाइम के अनुसार सही टाइम पे इसको ख़त्म कर दिया, अब कोई जल्दी नहीं है। अब हम करेंगे हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा लेक्चर, इतना ही लेक्चर थोड़ी स्पीड में चला है, अब बिल्कुल आराम से चलेगा। ठीक है, ओह शिट सॉरी, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, देखो अनसर्टेन लिखा है, मतलब अनसर्टेन। चल पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, फिर समझा दूंगा। इट स्टेट्स दैट it is not possible to find position and momentum for moving electron in an orbital, in the orbital। इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर शो करता है, तो इसने बोला था इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो इसकी अगर ऑर्बिटर में चक्कर कर रहा है, राउंड घूमता है, तो इसने बोला कि मतलब अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी का मतलब जिस श्योर नहीं है, श्योरिटी से नहीं बता सकते किसी चीज़ को, मतलब इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या मोमेंटम पता एक साथ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम पोजीशन फाइंड करोगे मोमेंटम वेरी कर जाएगा, मतलब और पोजीशन फिक्स की तो मोमेंटम वेरी कर जाएगा। मतलब कि जैसे तुम छत पे थे, तुमने देखा अपनी छत पे क्या आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, और तुम तुरंत नीचे गए, तुमने मम्मी से बोला कि मम्मी अपने छत के ऊपर एरोप्लेन है, तब तक मम्मी आई होंगी, एरोप्लेन जा चुका होगा। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ बता सकते हो, या तुम पोजीशन फिक्स कर दो या फिर मोमेंटम फिक्स कर दो।
एक टाइम पे एक ही चीज, मतलब इसने क्या बोला है, इसने एक फॉर्मूला दिया था, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख लेना। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये क्या है, एच अपन 4 पाई, तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी तुम याद रख सकते हो। एच अपन 4 पाई को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.527 इंटू 10⁻⁻35 -34 है सर, जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख दो, पूरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते रहोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो ना, ठीक है। और इसकी दूसरी बात, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, और इसका एक चीज और है, स्टार पॉइंट, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इट इज वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये है, जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए था, इसी तरह हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। चलो इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और इसमें क्या कुछ और कुछ है क्या बताने लायक, ठीक है, नहीं है, बस इसी में क्वेश्चन देखो अब तुम। दो 2008 में आया वो क्वेश्चन है, 2008 में। दी इफ uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity A option 1/h/π, B option h/π, C option 1/2π h/π, D option h/π। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, तो देखो इसकी एक डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होता है, h/4 पाई, इसको क्या मोमेंटम को मैं अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मोमेंटम आर इक्वल, हाँ चलो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब मैं इसको डेल्टा पी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, तो m डेल्टा बी लिख सकता हूँ, इसको h/4 पाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस रूट को उधर भेजो, इस स्क्वायर को उधर, h/4 पाई m डेल्टा बी। अब डेल्टा बी इज इक्वल टू वेलोसिटी पूछी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो 1/m h/4 पाई।
अब टू 4 को बाहर निकालो, डेल्टा बी इज इक्वल टू 1/2m h/पाई। ये हमारा क्या है आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? 2m लिखा होना चाहिए यार इधर, ऑप्शन में करेक्शन कर लो भाई, m होगा, मिस प्रिंटिंग, थोड़ा इधर मिस प्रिंट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा क्वेश्चन है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। देखो देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ी क्लेच आ सकता है तुमको इस क्वेश्चन में। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल दे दिया है, तो इक्वल कर दो। h/4 चल रहा है, तो डेल्टा मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का डेल्टा पी बराबर हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मोमेंटम एम भी होता है, तो इसको एम डेल्टा बी लिख सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, तो बस मास को इस साइड ले जाओ और 4 को बाहर निकालोगे तो 2 होगा। अरे यार 4 को बाहर निकालोगे तो 2 ही तो आएगा, रूट के बाहर निकालोगे 2 आएगा, रूट के अंदर रखोगे तो 4 ही रहेगा। और इसके ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे क्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि पूरा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अभी क्वांटम नंबर में। तो अभी से शॉर्ट्स नोट बनाना स्टार्ट कर लो, शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे तुम्हारे पास तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करते समय। 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, द अनसर्टेनिटी इन momentum of an electron is 1 into 10 power minus 5 kg meter per second. The uncertainty in its position will be A option 5.27 10 power minus 30 meter, B option 1.05 10 power minus 26 meter, C option 1.05 10 power minus 28 meter, D option 5.25 into 10 power minus 28 meter। चलो तो हम क्या, सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 होगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमको दिया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम लिखेंगे 1 इंटू 10 पावर माइनस 5। h/4 की वैल्यू मैंने तुमको याद करने को बोली थी, 0.527 10 पावर माइनस 34, ये वैल्यू है, हमको याद रखनी है। डेल्टा एक्स अब कितना निकलेगा, 0.527 10 पावर माइनस 34 अपॉन 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 0.527 10 पावर, हाँ ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 29। अब इसको एक डिजिट को अंदर इस साइड शिफ्ट करेंगे पॉइंट को,
5.27 10⁻⁻30। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। मन से पढ़ाई करना है। शॉर्ट्स नोट्स अभी से बना लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो बना ही लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, अभी फॉर्मूले का भंडार लगने वाला है कल से। क्वांटम नंबर जहाँ से स्टार्ट होगा, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन होगी। रीजन बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एक छोटा सा पेज लेना, चार्ट टाइप का फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में एक तरफ फॉर्मूले और एक तरफ स्टार पॉइंट, मतलब जो जो क्रस्ट पॉइंट है वो लिखना, ताकि मतलब लास्ट टाइम तुमको पूरी किताब कॉपी रिवाइज ना करनी पड़े। एक्चुअली मैं खुद कहूँगा कि अभी तक तुम्हारे काफ़ी पन्ने भर गए होंगे। एक्चुअली 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर तो आई थिंक मैं ही पढ़ा चुका हूँ, तो तुम्हारे भी लोड ना बढ़ पाए, इसलिए पहले से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो शॉर्ट नोट पर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।